साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर कभी किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज साइबर क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना जो न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि सतर्क भी करेगी। ये एक ऐसी घटना है जो घटी एक पुलिस ऑफिसर के साथ। जी हां, उनको निशाने पर लिया गया और कैसे साइबर क्रिमिनल्स को पुलिस वालों ने पकड़ा। उत्तराखंड की ये सच्ची घटना आपको जरूर सतर्क करेगी। इस घटना को शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आने वाली हर खबर आपको न सिर्फ सतर्क करेगी बल्कि सावधान भी रखेगी, क्योंकि सतर्क रहेंगे तभी बच पाएंगे। तो आज की ये कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी को आईपीएस अशोक कुमार ने अपनी किताब साइबर एनकाउंटर्स में भी जगह दी है। ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। देहरादून में एक मार्केट है, मोती बाजार। उस मोती बाजार के पास में फर्नीचर्स की बहुत सारी दुकानें हैं और उन फर्नीचर्स की दुकानों में कई ऐसी दुकानें हैं जो बहुत पुरानी हैं। उन्हीं पुरानी दुकानों में से एक दुकान वहां पे अब बहुत बड़े स्तर पे बन चुकी है। उस दुकान का जो मालिक था वो अक्सर वहां आने जाने वाले पुलिस कर्मियों के साथ उठता बैठता था। कारण उसका ये था, बचपन से ही उसने अपने पिता के साथ ये सारी चीजें देखी थी और चूंकि पुलिस वहां की बहुत फ्रेंडली थी, मार्केट बहुत छोटी थी, चीजें बहुत आसान थी, लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए लोग एक दूसरे से मिलते भी थे। तो जितनी बार उस इलाके की गश्त के लिए पुलिस जाती थी उतनी बार वहां पे उस बाजार में भी आती थी और उस बाजार में उस दुकान के पास भी जरूर आती थी जो कि सुरेश की थी। फर्नीचर की दुकान थी। अनुज और सुरेश दो दोस्त कह सकते हैं आप, क्योंकि बचपन से साथ में पढ़े थे। तो सुरेश जो है वो इंस्पेक्टर था और अनुज की वो दुकान थी। दोनों साथ में जो है बैठते उठते चलते थे। क्योंकि नया जमाना आ गया था, पिता का देहांत हो चुका था अनुज के, अब वो खुद जो है फर्नीचर की दुकान चला रहा था, बहुत बड़े स्तर पे चला रहा था। तो उसने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। नया नया मौसम था सोशल मीडिया का, तो फेसबुक पे अकाउंट बनाना उस समय फैशन हुआ करता था। आज भी है, लेकिन उस समय की तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि फेसबुक एकदम नया नया था। तो उस समय वो अनुज ने फेसबुक जो अपनी आईडी बनाई थी उस पे एक दिन अचानक उसको एक मैसेज दिखाई दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट का। और वो किसका था? डीजीपी अशोक कुमार। जी हाँ, उत्तराखंड के डीजीपी का पदभार अशोक कुमार ने संभाला था और उस समय अशोक कुमार के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंची किसके पास? अनुज के पास, जो फर्नीचर की उस शोरूम का मालिक था। अब अनुज को तो भाई मतलब 2 बार देखा उसने, 3 बार देखा उसने, लगातार वो देख रहा था उसको कि भैया वाकई ये डीजीपी साहब ने भेजा है। और फिर उसने फोटो पे क्लिक किया, अंदर क्लिक किया, प्रोफाइल देखी, सब कुछ जो है डीजीपी की फोटो लगी हुई है, पदभार ग्रहण करते समय फोटो लगी हुई है उनकी, जो है पूरी अपने ड्रेस में। भाई साहब वो खुश हो गया, उसके समझ में नहीं आया ये क्या हो गया यार। अब उसने सबसे पहला काम किया, उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। शाम हुई, शाम होते होते जो है उसका दोस्त था सुरेश, इंस्पेक्टर सुरेश, वो घूमते फिरते पहुंच गया था। उसने बोला, भाई जानता है आज मेरे पास किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया फेसबुक पे? बोला किसका आ गया भाई? अबे तुम क्या जानते हो यार, डीजीपी साहब का। सुरेश ने बोला डीजीपी साहब का? कहा हाँ, डीजीपी साहब का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया मेरे पास। अशोक सर का? हाँ यार क्या बात कर रहे हो, अशोक सर का। और क्या, देखो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई। अब वो बात मतलब सुरेश के गले नहीं उतरी, बात आई गई हो गई, सब कुछ ठीक है, निकल गई बात वहां से। अब सुरेश को ये लग रहा था कि भाई साहब 25,000 पुलिस कर्मियों का नेतृत्व करने वाला आदमी ये अनुज को क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। लेकिन फिर काम उसके पास बहुत ज्यादा थे तो उसने उतना दिमाग लगाया भी नहीं कि क्या है यार, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी तो चलो छोड़ो, निकल गया, बात खत्म हो गई। एक दिन जून का समय था, एक दोपहर डीजीपी साहब के उस फेसबुक प्रोफाइल से एक रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट थी कि अनुज, मुझे एक वेलफेयर ट्रस्ट जिसे उत्तराखंड पुलिस का सहयोग प्राप्त है उसके लिए कुछ योगदान की आवश्यकता है। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद अनुज ने तुरंत लिख के बोला, हाँ सर बताएं कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए सर, मैं यहाँ पे तत्काल प्रभाव से करता हूँ। उधर से जवाब आया कि आप 10,000 रुपए जमा कर दो, ये अकाउंट नंबर है और इस पेमेंट खाते में तुरंत जमा करो, बहुत सबसे जमा करवा रहे हैं जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं। अब
अनुज को लगा कि यार डीजीपी के लिए वेलफेयर फंड में मैं पैसा जमा करूंगा, साला पूरे पूरे मार्केट में मेरी धाक जम जाएगी, डीजीपी साहब के साथ इनका पर्सनल संबंध है, ये वो है। और इसी धाक को जमाने के लिए उसने अपने दोस्त सुरेश को तुरंत फोन किया। हाँ यार सुरेश भाई, डीजीपी साहब से मेरी बात हुई फेसबुक पे। डीजीपी साहब से तुम्हारी बात हुई फेसबुक? हाँ, वो एक वेलफेयर फंड है ना तुम लोग का, उसके लिए जो है वो हमसे फंड रेजिंग के लिए पैसे मांग रहे हैं, हम ओके कर दिए। हम तुरंत सुरेश का माथा ठनका। उसने सबसे पहले कहा रुक एक मिनट, रुक जा, अभी पैसे वैसे मत दियो, मैं मेरे पहले देखने दे पहले। और उसने तुरंत जो है डीजीपी ऑफिस में बात करी, समय लिया और डीजीपी के पास जो है पहुंचने की कोशिश की। अब डीजीपी के नीचे रैंक के जो ऑफिसर्स थे उसमें से एक को उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि सर इस तरीके से जो है एक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल से पैसे मांगे जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये डीजीपी साहब की प्रोफाइल है, डीजीपी साहब पैसे मांग रहे हैं। अब ये बात जैसे ही निकली तुरंत हवा में तैरती हुई डीजीपी साहब तक पहुंची और उन्होंने तुरंत देखा और देखने के बाद फिर उन्होंने उसको सीधे साइबर जो उनके साइबर सेल थी वहां पे ट्रांसफर किया उसको और उनका चेक करो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। साइबर सेल ने जब चेक करना शुरू किया तो उसमें फोटो, अबाउट सब कुछ वैसा ही मिला, लेकिन सब कुछ नकली था, सब कुछ नकली था। और जैसे ही ये बात बाहर निकली कि पुलिस के साथ साइबर क्राइम, तो पुलिस वाले हैरान हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसको किसी भी हाल में दबोचना था, क्योंकि इसने पुलिस के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की थी। देहरादून पुलिस इस चीज के लिए लग गई। उसने तुरंत सुरेश के थ्रू अनुज को जो है साइबर, जो वहां का साइबर सेल था, जो साइबर पुलिस थाना था, वहां बुलाया। अनुज को लगा था कि ऐसे ही होगा पुलिस थाना, लेकिन जब वो अंदर घुसा तो उसकी आंखें एकदम चौंधिया गई। एकदम वेल मेंटेन ऑफिस, उसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप सब कुछ एकदम मेंटेन। और वहां जाके जैसे बैठा उसने तुरंत बताया, पूछा गया उससे कि भैया ये क्या, कितने बजे तेरे पास मैसेज आया, क्या हुआ क्या नहीं आया, सारी चीजें नोट की गई। और विद इन अ मिनट सूचना पर आईटी की धारा 66, 66C, 66D के तहत केस दर्ज किया गया और केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। अब चूंकि डिजिटल सबूत जो है वो बहुत जल्दी गायब होते हैं, इसका फायदा जो है हमेशा साइबर क्रिमिनल्स लेते हैं। और इसी चीज को देखते हुए इस फर्जी प्रोफाइल को जो डीजीपी की बनाई गई थी उसको जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी था। अब उत्तराखंड पुलिस ने इसके लिए सबसे पहले तो अनुज से सारी जानकारी ली और उससे कहा कि हाँ ठीक है, अगर इसका कोई मैसेज आता है तो इससे बात करते रहो, बोलो हाँ सर पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझको थोड़ा सा और जानकारी दे दीजिए, कैसे किस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, सर क्या करना है, ये वो उलझाए रहो, इसको अपनी बातों में उलझाए रखो। इस बीच जिस अकाउंट से पैसा डालने को कहा गया था उस अकाउंट से एक फोन नंबर लिंक था और ये बात उस अकाउंट के बैंक से पता चली। और वहां जो यूआरएल था जिसके थ्रू वो फेसबुक अकाउंट काम कर रहा था, वो फेसबुक अकाउंट का वो जो यूआरएल था, उस यूआरएल से एक जो है यूनिक एड्रेस जनरेट होता था। उस यूनिक एड्रेस को ढूंढकर पुलिस ने जो है ये पता लगाने की कोशिश की कि भैया ये फेक अकाउंट और इसके साथ के लोग कहां बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो है, चूंकि पुलिस महकमे के लिए नाक का सवाल था, इसलिए वो हर एक छोटे से छोटी बात पे तवज्जो दे रहे थे और पता कर रहे थे। और पुलिस ने पता क्या किया कि ये सारा फर्जीवाड़ा जो यहां से चल रहा था उस फोन नंबर की वजह से और इस यूआरएल आईडी की वजह से पता चला कि ये सब कुछ भरतपुर राजस्थान से चल रहा है। और वो जो नंबर था वो नंबर तौसीफ के नाम पे रजिस्टर था। अब भरतपुर राजस्थान, वहां पे तौसीफ के नाम से नंबर था, ये ट्रेस कर ली थी पुलिस देहरादून की। और देहरादून की पुलिस ने ये भी तय किया कि जरूर ये साइबर फ्रॉड भरतपुर से ही हो रहा है, क्योंकि जामताड़ा को पीछे छोड़कर भरतपुर और मेवात ने साइबर क्राइम में उस समय नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। अब यहां पे उन लोगों को पकड़ना था। उत्तराखंड पुलिस सीधे भरतपुर पहुंचती है और एक झोपड़ी नुमा सेफ हाउस में रुकती है और अंदर पूरा एकदम अमला झमला सब कुछ था और वहां से ट्रेस करना शुरू करती है तौसीफ को। तौसीफ को ट्रेस करने के इस पूरे केस में कई बार जब वो एकदम नजदीक पहुंचती रहती तौसीफ के, तौसीफ वहां से बचकर निकल जाता।
कई बार वहां की जो लोकल महिलाएं थी वही जो है तौसीफ को कई बार कई इंफॉर्मेशन दे रही थी। कई बार तौसीफ अपना मोबाइल बंद कर देता था, अपनी सिचुएशन, अपने लोकेशन को बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा था इस बीच। और ऐसा क्यों कर रहा था तौसीफ इसलिए कर रहा था क्योंकि डीजीपी की एक फेक प्रोफाइल के अलावा भी उसने कई फेक प्रोफाइल्स बना रखी थी और सब पे वो यही काम कर रहा था और उसको पता था ये गलत है, उसको पता था ये साइबर फ्रॉड है, लेकिन ये उसका धंधा है इसलिए वो कर रहा था। तो पुलिस ने क्या हुआ कि पुलिस की जो टीम थी उस टीम ने एक बार फिर से तौसीफ को ट्रेस करने की कोशिश की। इस बार वो विशाखापट्टनम में दिखाई पड़ा, उसका मोबाइल वहां ऑन हो। अब पुलिस को लगा कि तौसीफ पकड़ा जाएगा अगर विशाखापट्टनम की पुलिस को और वहां पे अपना कोई आदमी भेजा जाए। एक टीम विशाखापट्टनम गई, वहां पे जो है लोगों से पूछताछ किया, चीजें की, लेकिन बात बनी नहीं क्योंकि मोबाइल वहां था लेकिन तौसीफ वहां नहीं था। अब जब मोबाइल भी जो है तौसीफ के पास से हट गया तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। यहां काम आए कुछ ऐसे मुखबिर जो राजस्थान भरतपुर में छोड़े गए थे। देहरादून पुलिस ने उन मुखबिरों से बात की और वहां से पता चला कि भाई तौसीफ वापस घर आ गया है और इस बार पुलिस पूरे मूड में थी कि इसको पकड़ना ही पकड़ना है। तौसीफ अपने घर में था, पुलिस ने रात को धावा बोला और तौसीफ गिरफ्त में आ गया। तौसीफ जब गिरफ्त में आया तो उसके पास से अकेला नहीं था वो, उसके साथ में उसके तीन और साथी थे और जैसे ही वो गिरफ्त में आया पुलिस ने 419, 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको सीधे हवालात का रास्ता दिखाया। ये जो केस था, ये केस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें सीधे पुलिस की फेक प्रोफाइल बनाकर पुलिस को ही चुनौती दी गई थी। और इस केस में जब ये केस हुआ था उस समय साइबर क्रिमिनल्स और साइबर क्राइम और फेसबुक इन सब चीजों के बारे में लोग बहुत कम जानते थे, इसलिए ये केस बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय ये केस हुआ, मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले ये केस हुआ और आज भी ये केस उतना ही रेलेवेंट है। आज भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास फेसबुक पे आया हुआ फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसा है तो प्लीज आप उस प्रोफाइल के बारे में पता कीजिए। वो प्रोफाइल कैसा है जरूर पता कीजिए। उस प्रोफाइल के अंदर कितने दोस्त हैं, कितने दोस्त आपके म्यूचुअल हैं, कितने दोस्त हैं उसमें। अगर 15-20 दोस्त हैं तो यकीन के साथ कहता हूं वो प्रोफाइल नकली है। आपके म्यूचुअल दोस्त अगर उसमें नहीं है तो मान के चलिए कि वो प्रोफाइल आपके मतलब की नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें झोल है। क्योंकि आपके पास फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आने का मतलब है कि कोई ना कोई आपको वहां पे बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए आपके साथ वो दोस्ती करना चाहता है। लेकिन जब आपका कोई दोस्ती नहीं है वहां पे तो आपको जानने का मतलब ही क्या है। आज भी इस तरीके के फ्रॉड फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उससे बचिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।